एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास हजारों साल पहले हुआ था और हजारों साल पहले ही वह सभ्यता खत्म भी हो गई। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आखिर किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से खत्म हुई? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपने सुना ही होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये काफी जानी मानी एक संस्कृति थी, पूरी एक सभ्यता थी। यानी कि हम अगर समझे आज के आधुनिक भारत की तरह विकसित थी। ये उस समय पर हजारों साल पहले की बात हो रही है, जहाँ इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय पर, लेकिन फिर भी लोग विकसित हुए। उन्होंने अपने गांव बसाए, अपने शहर बसाए, उन्होंने व्यापार किया, अपना सामाजिक विकास किया, उन्होंने इसके साथ ही धार्मिक विकास हुआ। उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 1853 में इसकी खोज के सबसे पहले हमें प्रमाण मिलते हैं इस सभ्यता के, जब भारत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। हमें पता है कि भारत में जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशों से पहले भारत में इतनी ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद हालांकि उस समय पर जो हमारा पूरा भारत था वो अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था, और उस समय पर जितने भी शासक थे उन सभी को अपनी गद्दी की पड़ी हुई थी, यानी कि अपनी वो सत्ता पर रहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं खोजी थी कि इस तरह की पूरी एक सभ्यता के बारे में खोजा जाए। धीरे धीरे जब अंग्रेज आए, उन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। तो जब उनके पास पैसा आया, जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसी तरह अंग्रेजों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उन्होंने धन इकट्ठा किया, भारत से बहुत ज्यादा व्यापार करके मुनाफा कमाया। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत में खोज करनी शुरू की। 1853 में भारत में जब पहली रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय पर कुछ ईंटें कम पड़ गई थी। तो आसपास के कुछ क्षेत्रों में जो मजदूर लगे थे उन्होंने ईंटें उठानी शुरू की। जब उन्होंने देखा कि ये ईंटों का आकार कुछ अजीब सा है, यानी कि ये आम ईंटों की तरह नहीं थी, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर पूरा एक शहर बसा हुआ था। इसी तरह धीरे धीरे जो है उस समय पर ए कनिंघम जो इंजीनियर थे उस समय पर 1853 में, उनको पहले ये खोज करने का जो उनको ये एक तरह से सिहरा जाता है, सबसे पहले उन्होंने खोज की थी। इसके बाद और भी अलग अलग स्थलों की खोज की गई। भारत में बहुत ज्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज खोज हुई। आज कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ आज के भारत में है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में। हालांकि अभी हाल ही की पिछले साल की कुछ न्यूज है, यहाँ पर साउथ इंडिया में भी कुछ हड़प्पा जैसे स्थल पाए गए, यानी कि हड़प्पा से मिलती जुलती कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिर्फ नॉर्थ से ना होकर बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी, यानी कि दक्षिण में भी फैली थी, जहां पर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सभी क्षेत्रों में। तमिलनाडु में कुछ खोज की गई है, वहां पर कुछ ऐसे प्लेसेस मिली हैं जहां पर मिलती जुलती संस्कृति थी हड़प्पा की तरह। तो अब अगर हम इसके अलग अलग जो भी खोज करता थे उनमें आर डी राखलदास बैनर्जी का नाम काफी प्रमुख है। उन्होंने मोहनजोदड़ो की स्थल की खोज की थी, यानी कि अलग अलग स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर था, यानी कि ये एक तरह से अगर हम मैप के अकॉर्डिंग या फिर अगर जियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो सभ्यता थी ये कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ से शुरू थी, कहाँ से अंत थी। तो अगर हम इन पूरे प्लेसेस की एक पूरी शेप बनाकर देखें तो ये जो है त्रिकोणीय थी, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में दिखती है। अभी तक कितने जितने हमें प्रमाण मिले हैं उनसे यही हमें ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर शेप है उसका ही पता चला है। अब अगर साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसी सभ्यता पाई गई, यानी कि मिलती जुलती या फिर सेम एविडेंस पाए गए, इट मीन्स ये पूरे भारत में फैली हो सकती है। जो अगर हम हड़प्पा के युग की बात करें तो ये कांस्य युग में शुरू हुई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। 1853 के 3 में इसके प्रमाण मिलने शुरू हुए। तो और 1921 में इसकी खोज हो गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी इसकी खोज। उन्होंने इसका नाम हड़प्पा क्यों दिया, क्योंकि ये जो क्षेत्र था सबसे पहले जो इस सभ्यता की जो सबसे पहले एविडेंस मिले थे वो हमें हड़प्पा में मिले थे खोजकर्ता को। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा पड़ा। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा नाम की जो प्लेस है ये आज के पाकिस्तान पंजाब में है। इसका क्षेत्रफल कितना था, अभी भी कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है।
मिस्र और मेसोपोटामिया से सबसे बड़ा था। यानी कि अब देखिए, हमने बात की थी उस समय पर पूरा पाषाण काल की, इसके बाद नवपाषाण, मध्य पाषाण, अलग अलग तरह के काल आते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड आते हैं युग। और इसके अलावा जो कांस्य युग था, उस समय पर ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही कुछ ऐसी सिविलाइजेशन थी या फिर भारत में ही कुछ ऐसे प्लेसेस थे या फिर कुछ लोग रहते थे। उस समय पूरे, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसमें मिस्र और मेसोपोटामिया, यानी कि जब अलग अलग कॉन्टिनेंट बने तो उनमें धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया में भी सिविलाइजेशन थी और उनसे भी बड़ी थी ये हड़प्पा। अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो नॉर्थ में शुरू होती है ये मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर से हमें एविडेंस मिलने शुरू हुए मांडा से। साउथ में गया दैमाबाद, महाराष्ट्र तक मिले। इसके अलावा पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के क्षेत्र में। और इधर पश्चिम में सुतकांगेंडोर, यानी कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर जो है उस समय पर। आज का जो हम पूरा एक एशिया का मैप देखते हैं, हमें अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। उस समय पर ये पूरा एक उप महाद्वीप था, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अभी जो अलग राष्ट्र है, उस समय पर पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी एक साथ ही मिला हुआ था। और जो पाकिस्तान का क्षेत्र था और कुछ अफगानिस्तान का एरिया, वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सब यानी कि मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे अलग अलग राष्ट्र बने। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, उन्होंने अपने एक अलग राष्ट्र देश की मांग की, डिमांड की, और उसी हिसाब से फिर अलग अलग देश बनते गए। जैसे कि हमें पाकिस्तान और भारत का विभाजन देखने को मिलता है, इसी तरह अलग अलग एरियाज में, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन सभी एरियाज में भी हमें विभाजन की, जो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें हमें अलग अलग एरियाज का किस तरह से डिवाइड किया गया, किस तरह से राष्ट्र की सीमाएं बनी, उसको हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो चार इनकी जो सीमाएं हैं, यानी कि बॉर्डर्स हैं, इन बॉर्डर्स के बीच फैली हुई है पूरी हड़प्पा सभ्यता। नॉर्थ में है मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में है, और पश्चिम में सुतकांगेंडोर, पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है ये। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से बनी हुई थी, यानी कि ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, इसको इतनी ज्यादा एक तरह से एडवांस्ड या फिर मॉडर्न सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसमें जो थे शहर योजना और उसकी संरचनाएं किस तरह से, टाउन प्लानिंग किस तरह से थी। हड़प्पा संस्कृति की जो पहचान है वो शहर योजना व्यवस्था के आधार पर ही होती है, यानी कि नगर नियोजन से ही इस हड़प्पा की पहचान होती है। कि जो हम बात करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि यहाँ पर अलग अलग हमें शहर मिले थे, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, हड़प्पा मिला शहर हमें, एक एक यहाँ पर मोहनजोदड़ो मिला था। इसी तरह ये जो शहर बनाए गए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो प्रमुख शहर थे। दोनों जो ये थे, इनकी मुख्य पहचान क्या थी, गढ़ या फिर टीले। टीले क्या होता है, ऊंचे ऊंचे जो एक तरह से बड़े बड़े पहाड़ की तरह बने होते हैं, टीले। इसी तरह जो है ये जो शासक, ऐसा कहा जाता है ये शासक वर्ग के सदस्यों के द्वारा इन पर कब्जा किया गया था। यानी कि जब मानव का विकास हुआ, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, उन्होंने कृषि की, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक तरह से अलग साम्राज्य बनाने की कोशिश की। यानी कि उन्होंने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया और खुद जो है वो बड़े बड़े शासक वर्ग के रूप में जाने गए। इसके अलावा कुछ आम लोग होते थे। और ये जो शहर बनाए गए थे, इसमें इसमें ऐसा था, दो अलग अलग पार्ट होते थे। एक होता था गढ़, यानी कि ऊपर वाला दुर्ग जिसको सीटाडेल कहा जाता है। नीचे होता था लोअर टाउन। लोअर टाउन में ऐसा माना जाता है कि आम लोग रहते थे, जैसे कि आम जनता हो गई, व्यापारी या फिर शिल्पकार, जो मजदूरी करने वाले लोग थे। अगर हम आज से इसको कंपेयर करें तो जैसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ जॉब वाले लोग होते हैं, है ना, मतलब ए और बी ग्रेड की अगर हम पोस्ट की बात करें, कंपैरिजन कर रहे हैं जस्ट, ए और बी ग्रेड की जो पोस्ट है वो ऊपर रहती थी गढ़ में या सीटाडेल में। उसके बाद जितने भी सी डी ई ग्रेड पोस्ट के जितने भी लोग हैं या फिर जॉब करने वाले व्यक्ति, वो सभी लोअर टाउन में रहते थे, या फिर आम जनता वो भी लोअर टाउन में थी। ठीक है, इसी तरह दो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे शहर हड़प्पा सभ्यता में।
और इसको एक अद्वितीय ग्रिड सिस्टम माना जाता है, यानी कि जहां यहाँ पर जो भी सड़कों का निर्माण किया गया था वो इतनी खूबसूरती से बनाई गई थी। पूरा एक ऐसा माना जाता है कि आर्किटेक्ट के द्वारा जैसे डिजाइन किया गया शहर है उसी तरह से था। यानी कि यहाँ पर पहले पूरा ग्रिड सिस्टम की तरह पहले ये देखा जाता था कि कहाँ पर कौन सी सड़क बनानी है, किधर से कौन सी नाली निकलेगी, कहाँ पर क्या सा घर होगा, घर के अंदर क्या कुछ होगा। प्रॉपर एक पूरा इतना अच्छा तरह से एक तरह से नक्शा तैयार करके जैसे बनता है घर, उसी तरह से पूरा ये शहर बनाया गया था। यहाँ पर जितनी भी सड़कें थी वो 90 डिग्री समकोण जो होता है, यानी कि इंटरसेक्ट करती थी ये राइट एंगल पर, ठीक है, समकोण पर। और जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो थी पकी हुई ईंटें, बर्न्ट ब्रिक्स थी। हमने देखा जब इसकी खोज शुरू हुई तो उस समय पर भी जो है ईंटों की जरूरत पड़ी थी। ईंटों की जरूरत पड़ने की वजह से ही इसकी खोज हुई और धीरे धीरे आगे जब इसकी और गहराई से खोज होती चली गई तब पता चला कि ये किस तरह से पूरा शहर बसा हुआ था। इसमें जो है यहाँ पर अलग अलग शहर आते हैं जिसमें हम अब यानी कि हमने देखा किस तरह से नगर बसा था। वहां पर अलग अलग घर थे, घर की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी और जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो भी पूरी एक शेप में होती थी ईंटें। यानी कि ईंटों का हमें माप याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से यानी कि बड़ी और चौड़ी चौड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। पतली होती थी और बड़ी आकार में बड़ी होती थी। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है ये काफी महत्वपूर्ण शहर है। एक तरह से इसको एक बड़ा शहर मान सकते हैं। जैसे आज के पूरे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे न्यू दिल्ली यानी कि हमारी कैपिटल भी है, उसी तरह से काफी ज्यादा फेमस था मोहनजोदड़ो शहर जो था। ये सबसे बड़ा जो भवन बनाया गया था ये मोहनजोदड़ो में मिला था, इसकी खोज हुई। हड़प्पा के गढ़ में अलग अलग तरह के हमें भंडार मिले, यानी कि यहाँ पर जो अलग अलग प्लेसेस थी। अब देखिए इनमें काफी बड़ा अंतर होता था गढ़ यानी कि सिटाडेल और लोअर टाउन में। तो जो सिटाडेल था यहीं पर जो है बड़े बड़े स्टोर्स देखने को मिले जहां पर अन्नागार वगैरह भी मिले, जहां पर लोग अधिशेष कृषि से जितना भी अनाज गेहूं वगैरह बच जाता था वो सभी इन्हीं स्टोर्स में रख देते थे जो आपदा के समय पर यानी कि आने वाले समय के लिए इसको यूज किया जा सके। इसके अलावा उस समय जल निकासी प्रणाली जो थी ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे शानदार विशेषता इसको मानते हैं। घरों का जो पानी था वो ढकी हुई सड़क की नालियों में जाता था, यानी कि जब घर बने अलग अलग घर बनाए गए यहाँ पर तो उनके बाहर जो नालियां थी उनको भी पूरी तरह से ऊपर से ढका हुआ था ताकि कोई भी उसमें कूड़ा करकट या फिर कुछ भी कचरा उसमें ना फंसे। इसके साथ ही ये जो नालियां थी ये आगे बड़े नाले में जाकर मिलती थी और उस नाले में ऊपर एक ढक्कन रखा होता था, मेन होल, यानी कि सफाई के लिए मेन होल की व्यवस्था थी कि नालियों में एक एक मेन होल होता था, उसके ऊपर ढक्कन को उठाकर उस नाली को साफ किया जाता। कुछ भी अगर कचरा या फिर कूड़ा वगैरह उसमें फंस जाता उसको निकाल लेते, उसके बाद फिर से उसको ढक देते। आप खुद सोचिए इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी। इसके अलावा विशाल स्नानागार के भी कुछ एविडेंस मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ये इसकी खोज हुई है। मोहनजोदड़ो नाम के जो जगह है उसमें देखा गया ये एक बहुत बड़ा महान स्नानागार है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इसके जो इसका अकॉर्डिंग शेप देखी जाए या फिर इसके यूज की बात करें तो सार्वजनिक या फिर धार्मिक स्नान के लिए उपयोग होता है। जैसे आज के समय पर काफी लोग ऋषिकेश, वृंदावन, हैदराबाद, हरिद्वार, सॉरी हैदराबाद आ गए, हरिद्वार, मतलब अलग अलग शहरों वाराणसी सिटीज में जाते हैं बड़े बड़े नदियों में या फिर स्नान करने के लिए। जैसे गंगा नदी की जो पूजा की जाती है, गंगा नदी के तट पर भी काफी लोग जो है स्नान करने जाते हैं। उसी तरह से इसको जोड़ा जा रहा है कि ये जो बड़ा महान स्नानागार था ये कहीं ना कहीं धार्मिक के काम के लिए इसको यूज किया जाता था। कोई बड़ा उनका त्योहार होता या फिर उनको कोई धार्मिक मान्यता होती थी तब इसमें लोग स्नान करते थे। और इसमें जो थी सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी कि जो बड़ा स्नानागार था इसमें जो है मतलब ये सीढ़ियां होती थी और स्नानागार के कोने से एक नाली भी निकलती थी और इनके आसपास अलग अलग काफी छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन कमरों का या तो यूज होता था हवन वगैरह करने के लिए या पूजा पाठ करवाने के लिए। लोग काफी अपना पर्सनल पूजा पाठ वगैरह करते थे, अभी भी करते हैं, हो सकता है इस काम के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो स्नान करके या फिर चेंजिंग रूम बने थे, यानी कि अलग अलग कपड़े चेंज करने के लिए भी उसको ऐसा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो भी भारत में जब कोई भी धार्मिक समारोह होता है
तो उसके लिए यानी कि काफी ज्यादा मान्यताएं लोगों की अलग अलग रहती हैं। इसी तरह धोलावीरा में भी एक बड़ा तालाब जो है पाया गया था, उसकी तुलना भी इस बड़े महान स्नानागार से की गई है कि जो धोलावीरा में गुजरात के जो धोलावीरा उसमें जो हमें इतना बड़ा जो तालाब मिला, हो सकता है वो भी किसी इस तरह के कोई रिचुअल्स के लिए हो, या फिर आगे चलकर देखेंगे हम किस तरह से उसका पोर्ट के रूप में भी यूज होता था, बंदरगाह के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो का ये जो महान स्नानागार है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी कि इसके वो जो है इसमें जो पानी था वो यानी कि नाली वगैरह छोटी छोटी नालियां होती थी, उससे पानी आता था। और इसके साथ ही यहाँ पर सीढ़ियां होती थी, दो तरफ इसकी सीढ़ियां थी, उत्तर और दक्षिण में, मतलब अलग अलग। उस समय पर क्या था, डायरेक्शंस का काफी बड़ा महत्व होता था। जैसे कि जो है उत्तर पश्चिम में भी कई लोग जो अपनी उस समय पर लोगों की जो कब्र वगैरह होती थी खोदी जाती थी किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, उनके लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं रहती हैं, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, किस डायरेक्शन में सोना है, किस डायरेक्शन में उन्हें पाँव करना है, इस तरह से। अब अगर हम बात करें कृषि का क्षेत्र, यानी कि कृषि उस समय पर कैसी थी, लेकिन हमने यहाँ पर जब बात की मोहनजोदड़ो और धोलावीरा के बारे में, इसके अलावा अलग अलग जो कालीबंगा नाम का शहर वो भी मिलता है, यानी कि उसकी भी खोज होती है। तो कालीबंगा के जो उसका साउथ वाला क्षेत्र था कालीबंगा का, उसमें भी बड़े बड़े ईंटों के चबूतरे, और ऐसा कहा जाता है कालीबंगा में भी बहुत ज्यादा उनको स्टोर रूम्स देखने को मिले, खोज की गई, यानी कि अन्नागार बनाए गए उस समय पर। इसके अलावा इसको कंपेयर करें अगर मिस्र की सभ्यता से, तो मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें भी सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कंपैरिजन करके हम यहाँ पर चलेंगे। इसके अलावा कृषि, अब हम बात करते हैं कृषि के बारे में कि उस समय पर जो कृषि थी, जो आज का हम अगर बात करें सिंधु क्षेत्र, आज इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है। हम हड़प्पा जो है, यानी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा नाम ये भी है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के पास इस सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु नदी के पास ही इसके जो हमें एविडेंस मिले हैं। तो जो आज के समय पर सिंधु क्षेत्र इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन उस समय पर काफी ज्यादा उपजाऊ माना जाता था, और यहाँ पर बहुत समृद्ध गांव कस्बे ये सभी यहीं पर बसे हुए थे सिंधु के आसपास। और ये प्राचीन में उपजाऊ क्षेत्र लगभग जो है, आज लगभग देखें तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है सिंधु के क्षेत्र में। लेकिन जब हम अलेक्जेंडर के समय की बात करते हैं, उस समय सिंधु जो है ये भारत का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। वहां पर लोगों ने अपना गांव बसाना शुरू किया, वहां पर लोगों ने फिर बारिश, जब धीरे धीरे बारिश होती गई वहां की मिट्टी उपजाऊ हुई। जब मिट्टी उपजाऊ हुई तो लोगों ने देखा किस तरह से बीज से पौधा बना, पौधे से फिर खेती की जा सकती है, कृषि। उन्होंने फिर अनाज उगाना शुरू कर दिया, उन्होंने अन्न उगाया जिसमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, ये सभी फसलों के जो है प्रमाण मिले हैं हमें लोथल रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से हमें चावल के प्रमाण मिले, चावल के कुछ जले हुए दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय पर लोग चावल की खेती भी करते थे। इसके अलावा मटर, मटर हम मानते हैं कि हो सकता है उस समय पर ना पता हो, लेकिन आप खुद सोचिए मटर के बारे में भी लोगों को पता था सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि 4 से 5 हजार साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 4 हजार से 5 हजार साल पहले लोगों को मटर के बारे में भी नॉलेज थी। तिल, राई, जौ, गेहूं, ये सब फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा बाढ़ के मैदान का लाभ काफी ज्यादा लोग उठाते थे, यानी कि जब बाढ़ आती थी तो जो उनके साथ जो जलोढ़ मिट्टी आती थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती थी, उसमें उन्होंने कृषि करनी शुरू की। और जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये नवंबर में बुआई करते थे और अप्रैल में उनकी कटाई हो जाती थी। जैसे आज के समय पर हम करते हैं, नवंबर में जो है यही अक्टूबर नवंबर काटना शुरू कर देते हैं। इसी तरह उस समय पर कपास जो थी इसकी भी कृषि होती थी। दुनिया में सबसे पहले कपास के जो प्रमाण मिले हैं ये हमें भारत से ही मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। यूनानियों ने इसे सिंडन का, यानी कि अलग अलग भाषा में इसका अलग अलग इस्तेमाल किया गया। और जो जैसे
हम देखते हैं कि जो नील नदी थी उन्होंने मिस्र की सभ्यता का विकास किया। जिस तरह से नील नदी जो थी वहां पर मिस्र के लोगों के द्वारा नील नदी से कृषि की जाने लगी, यानी कि जब पानी वगैरह उनको नीड होती थी तो उन्होंने नील के आसपास अपनी कृषि करनी शुरू कर दी। इसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण किया। सिंध बड़ा क्षेत्र काफी उपजाऊ हुआ और सिंधु वासियों को काफी ज्यादा समृद्ध भी किया। इसके अलावा ये लोग एक टेक्निक इस तरह की अपनाते थे कि बाढ़ आने से पहले पहले जो है वो फसल की कटाई शुरू हो जाती थी, यानी कि एक बार बाढ़ आती तो फसल बीज लेते थे। उसके बाद दूसरी बाढ़ आने लगती, यानी कि जब फ्लड आता उससे पहले ये फसल अपनी काट लेते थे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी हल कुदाल किसी का इस्तेमाल नहीं पाया गया, लेकिन कालीबंगा में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, यानी कि कुछ वहां पर नाले मिले हैं। उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी, यानी कि जुताई भी हड़प्पा के लोगों ने उस समय पर शायद बैल का इस्तेमाल किया था। बैल के कुछ एविडेंस मिले हैं, यानी कि बैल की वजह से जो है वहां पर लोगों के द्वारा खेतों की जुताई होती थी। और इसके अलावा लकड़ी के हल का भी इस्तेमाल मिला है। उस समय पर कुछ खिलौने पाए गए हैं जहां पर लकड़ी की बैलगाड़ी और हल मिला है। उससे क्या पता चलता है कि लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल किया था। खिलौने भाई किसके होते हैं, आसपास हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जैसे आज के समय पर अगर हम मॉडर्न चीजों की बात करें, मॉडर्न तो खैर क्या, हड़प्पा सभ्यता हमसे भी ज्यादा मॉडर्न थी। हमने सिर्फ एक तरह से नाम दिया हुआ है कि हम मॉडर्न है, लेकिन उस समय पर जो लाइफ थी वो हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड थी। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक पूरा शहर बसाया हुआ था। वहां पर पूरा एक बिना आर्किटेक्ट के, यानी कि हो सकता है उस समय पर आर्किटेक्ट भी हूँ, लेकिन उन्होंने एक पूरी प्रॉपर एक तरह प्रोसेस के तहत उन्होंने अपना शहर बसाया। नालियां बनाई, ऊपर मेन हॉल होते थे। आज के समय पर हम देखते हैं नालियां ऊपर से खुली होती हैं, कूड़ा करकट से भरी रहती है, हालांकि नालियां बंद हो जाती हैं, कोई लोग सफाई नहीं करते उसमें, और पूरा जो गलियों में पानी भर जाता है, हमारे घरों में पानी भर जाता है। तो उस समय पर हम ज्यादा लोग एडवांस मान सकते हैं, हमने खुद को नाम दे रखा है कि हम काफी एडवांस हैं, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमसे भी ज्यादा लोग एडवांस थे। तो उस समय पर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, आसपास के अपने जो भी क्षेत्र होते हैं या फिर अपने आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं हम उन्हीं के खिलौने देखते हैं। जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा कार्स वगैरह की, यानी कि व्हीकल्स की, डोरेमोन वगैरह, वो सब क्या है हम अपने आसपास देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, टीवी में या फिर घरों में देखते हैं। उसी तरह के खिलौने जो है उस समय पर भी खिलौने उन्हीं के बनाए जाते थे, उनके आसपास चीजें होती थी। लकड़ी के खिलौने मिले हैं जिसमें जो है एक हल मिला है और एक बैलगाड़ी मिली है, जिससे पता चलता है कि लोग उस समय पर हल और बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा फसलों की कटाई के लिए वो पत्थर की हंसियों का भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे हुए एक जो गबरबंद या फिर नाला नाला की तरह, जैसे बलूचिस्तान अफगानिस्तान में कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरह की जो है प्रोसेस यूज करते, अलग अलग तरह की मतलब उनका एक पूरी प्रक्रिया होती थी। हर जगह पर सेम नहीं थी, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी थी सभ्यता, यानी कि काफी ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा मतलब कि एडवांस थी, उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज होती थी। इसके अलावा सिंधु घाटी के जो लोग अलग अलग उन्होंने खाद्य पदार्थ शुरू किए, फिर जब मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये उगा लेते थे तो फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनको स्टोर करना शुरू किया। फिर हमें स्टोर रूम्स के भी एविडेंस मिलते हैं कि जहां पर अन्नगार जो है, यानी कि अन्न को उन्होंने रखा होगा अपनी जो भी उस समय पर एक तरह से आपदाएं आती थी उसके समय पर। इसके अलावा अगर देखें लोथल में जो हड़प्पा लोग थे उनकी स्थिति काफी अलग मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लोथल के लोग धान उपजाते थे, धान यानी कि चावल, जहां पर हमें चावल के एविडेंस मिले हैं। और उसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में इन सभी जगह पर स्टोर रूम पाए गए। ये प्लेसेस आपको लर्न करनी है, याद करनी है कि कौन सी जगह पर कहाँ पर हमें क्या एविडेंस मिले और क्या चीजें हो सकती थी वहां पर। इसके बाद अब हम देखते हैं पशुपालन, यानी कि पशुपालन उस समय पर कैसा था, डोमेस्टिकेशन। हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती भी की, बड़े पैमाने पर उन्होंने पशुपालन भी किया। बैल, भेड़, गाय, बकरी, सुअर, ये सब कुछ पाले गए।
कुबर वाले ऊंट और बैलों को भी हड़प्पा के लोग काफी पसंद करते थे। शुरू से ही कुत्ते बिल्लियों के हमें एविडेंस मिलते हैं। कुत्ते और बिल्लियों को पाला गया था हड़प्पा के लोगों के द्वारा। गधे और ऊंट भी पाले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल जो है माल ढोने के लिए, ढुलाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा घोड़े का सबूत मोहनजोदड़ो और लोथल के टेराकोटा मूर्ति से मिलता है, घोड़े का। हालांकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़े के एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सिर्फ कुछ एरियाज में जैसे कि सुरकोटडा से कुछ अवशेष मिले हैं अस्थि के, घोड़े के। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो कुबड़ वाला ऊंट था उनके लिए उनकी एक अलग जो है धार्मिक मान्यता होती थी। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे यो वो काफी ज्यादा उनके रिचुअल्स होते थे। तो आज के समय पर जैसे हम गाय को एक पवित्र हम मानते हैं, गाय काफी ज्यादा मतलब पवित्र मानी जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं, गौ माता भी बोलते हैं उनको कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी धर्म के द्वारा। उसी समय पर ऐसा ही कुछ होता होगा कि जो कुबड़ वाले ऊंट या फिर ये बैल होते थे, इनकी भी मान्यता होती थी धार्मिक तौर पर। इसके अलावा शुरुआती विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में तो घोड़े की हड्डियां भी नहीं मिली और ना ही कोई अस्तित्व मिला। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, यानी कि उनको हाथी के बारे में पूरी नॉलेज थी, गैंडे को भी वो जानते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया के कुछ शहर थे, सुमेराई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह समान रूप से अनाज का उत्पादन किया, जानवरों का पालन किया। इन्हीं के समकालीन एक और मिस्र, हड़प्पा मेसोपोटामिया, ये भी सभ्यता चल रही थी। लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की, हाथी पाला। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई गई, यानी कि सिर्फ हड़प्पा में ही पाई गई थी और किसी क्षेत्र में इतनी हमें एविडेंस वहां पर इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं वहां उस समय पर कारीगरी शिल्प कैसा था। सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि, संचय, कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा वहां पर और शिल्प व्यापक तौर पर व्यापार और वाणिज्य पर भी आधारित था। यानी कि लोग व्यापार भी करते थे, वाणिज्य भी करते थे, उनकी अलग एक कलाकारी होती थी, कारीगरी करते थे। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा में जो है तांबा और टिन को इस्तेमाल करके दोनों को मिलाकर कांसा ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कांसे के निर्माण के लिए जो हड़प्पा एक तरह से हड़प्पा के लोग इससे ज्यादा परिचित थे, कांसा ब्रॉन्ज से इसका इस्तेमाल भी वो अच्छी तरह से जानते थे कहाँ पर इसका यूज होना है। आमतौर पर जो देखा गया उस समय पर धीरे धीरे लोगों ने जब ब्रॉन्ज बनाना शुरू किया, फिर ब्रॉन्ज की उन्होंने वस्तुएं बनानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो तांबा था वो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मिला, जहां पर खेतड़ी नाम की एक प्लेस है, वहां पर पाया गया था तांबा। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि बलूचिस्तान में भारी मात्रा में तांबा मिलता था, तो वहां से काफी ज्यादा उनको एक तरह से इम्पोर्ट किया जाता, यानी कि वहां से लाया जाता था हड़प्पा की तरफ। इसके अलावा हड़प्पा कस्बे में और ज्यादा लोगों के द्वारा हस्तशिल्प भी काफी विकसित हुए। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला, जिससे पता चलता है कि वहां पर कपड़े का भी इस्तेमाल होता था, यानी कि कॉटन से कपड़ा तैयार होता था। और वस्तुओं पर, यानी कई वस्तुओं पर कपड़े के निशान भी मिले, जिससे ये पता चला कि जो लोग थे वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की जो बड़ी संरचना थी, ईंटें जिस तरह से बनाई जाती थी पूरी एक माप तोल के, यानी कि पूरी एक माप के साथ, तो इससे क्या है कि शिल्प का पता चलता है कि उस समय पर जो शिल्प था, यानी कि क्राफ्ट या फिर इंडस्ट्री कितनी ज्यादा विकसित थी। इसके अलावा हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे, आगे इस बात का वर्णन भी मिलता है हमें। मोहर का निर्माण किया उन्होंने, टेराकोटा की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे नाव का निर्माण किया, मटके बनाए उन्होंने, अलग अलग तरह के बीड्स जो है, हार मिले, ज्वेलरी की तरह उनका इस्तेमाल होता था। इसके बाद हड़प्पा के लोग मटका भी बनाते थे, यानी कि मटके के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। वहां पर यहाँ पर मटका निर्माण होता था। कुम्हार के पहिए का उपयोग किया गया था। पहले लोग जो थे वो हाथ से अपने जो भी बर्तन वगैरह बनाते थे पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण में, धीरे धीरे उन्होंने चाक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हड़प्पा के जन्ने चमकदार चमचमाते मिट्टी के बर्तनों का भी उत्पादन किया और ये उनकी काफी ज्यादा विशेषता थी, अच्छी विशेषता थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं व्यापार के बारे में कि उनका व्यापार किस तरह से था। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार की महत्व की जानकारी सिर्फ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडारों से ही नहीं मिलती, बल्कि
एक मोहरों यानी कि कई तरह की मोहरों और उन पर लिखी कुछ लिपि से भी पता चलता है कि लोगों के द्वारा व्यापार किया जाता था। यानी कि हमें जब किसी और सभ्यता या फिर किसी और कंट्री के कुछ एविडेंस अपने एरियाज में, अपने भारत में पाए, भारतीय उपमहाद्वीप में मिले, तो उससे पता चला कि भारत के लोगों का संबंध थे बाकी और सभ्यता के साथ, उनके साथ उनका व्यापार होता था। उस समय पर जो व्यापार की सबसे फेमस प्रणाली थी, ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। उस समय पर सिक्के तो नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन काफी बाद में किया गया था, लेकिन उस समय पर मोहरें बनाई जाती थी। और फिर क्या करते थे, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ए के पास जो है, ए के पास आलू है और बी के पास जो है ये अनाज है, यानी कि गेहूं हम मान लेते हैं। बी के पास क्या है, गेहूं। और एक है सी व्यक्ति, इसके पास है कपड़ा। अब सी व्यक्ति को चाहिए गेहूं और आलू, तो ये क्या करेगा, अपना कपड़ा बी को दे देगा और ए को, उससे उसके बदले में गेहूं ले लेगा और आलू लेगा। इसी तरह से ए व्यक्ति को चाहिए कपड़ा और गेहूं, तो फिर बी और सी से वो बार्टर यानी कि अपने आलू देकर बदले में उनसे जो चीज उन्हें चाहिए होगी वो ले लेगा। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु को बदलकर एक्सचेंज करके लेना। इसके अलावा मापतोल उस समय पर क्या था, 16 के गुणांक वाले बाट मिले हैं। जो बाट मिले हैं वो पूरी तरह से 16 के गुणांक वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जो 16 नंबर था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था उनके लिए, यानी कि 16 की ही जानकारी थी उन्हें। इसी वजह से 16, 64, 80, 160, 120, इस तरह से 320, इस तरह से 16 पर जो नंबर डिवाइड्स होते हैं उनका ही उन्होंने इस्तेमाल किया था बाट बनाने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर हड़प्पा के अलावा, हड़प्पा में जो है इसमें जो है पत्थर, धातु, खाल, इन सभी का भी काफी ज्यादा व्यापार किया गया था। हालांकि जो हड़प्पा का शहर था उसमें जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था उनके लिए कच्चा माल आवश्यक नहीं था। इसके अलावा धातु का इस्तेमाल नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जो तैयार माल था वो अनाज के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी देशों से धातु खरीदते थे। यानी कि जो भी एक तरह से धातु खरीद लेते, जो यहाँ पर वस्तु उत्पादन होती वो देकर किसी और सभ्यता, दूसरी सभ्यता को देकर वहां से धातु खरीदते थे। इसी तरह यानी कि समुद्र पार जाने के भी एविडेंस मिलते हैं। इसी वजह से उन्होंने नाव बनानी शुरू कर दी थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनका जो था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिर्फ भारत तक की सीमित नहीं थी। इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था ईरान के साथ। जैसे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में पता चलता है, सिंधु क्षेत्र को उन्होंने मेलुहा कहा। मेलुहा क्या है, मेलुहा यानी कि मेलुआ, यानी कि जो काफी ज्यादा एक तरह से पानी में तैरने वाले लोगों को मेलुआ का नाम दिया गया। तो इसी वजह से दिया होगा क्योंकि समुद्र पार करके जाते थे लोग और यानी कि वो वहां पर अपना जो व्यापार करते थे। इसके अलावा दिलमुन और मकन नाम की दो व्यापारिक स्टेशनों का भी उल्लेख मिलता है और ये काफी मतलब फेमस माने जाते हैं, दिलमुन और दूसरा जो है मकन, यानी कि ये व्यापारिक स्टेशन थे, इनके जरिए व्यापार होता था। इसके अलावा बंदरगाह शहर थे, जैसे लोथल नाम का जो है, इसको बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता समुद्र के किनारे। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर जहाजों को, नाव वगैरह को खड़ा किया जाता था और वहीं से माल को लोड करके दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। इसके बाद अब हम बात करें उनका जो राजनीतिक जीवन कैसा था, उनकी पॉलिटिक्स उस समय पर कैसी थी। तो पॉलिटिक्स की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में एक बहुत बड़े क्षेत्र में हमें एक समान रूप में दिखती है। ये किसी भी सत्तासीन शक्ति के द्वारा संचालित होती थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर सत्ता में होते होंगे जो बाकी लोगों को लीड करते होंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें क्या, संप्रभुता, मंत्रीगण यानी कि किस तरह से मंत्री परिषद थी, आबादी युक्त क्षेत्र कैसा होता है, यानी कि जहां पर बड़ी आबादी है उस समय किला, राजकोष, शक्ति, इन सभी का जो है हमें पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति में जो है ये पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था, यानी कि यहाँ पर कोई भी हमें मंदिरों या फिर राजा के महल नहीं मिलते हैं।
ऐसा नहीं हमें मिलता कि यहाँ पर जो शासक थे, शासक वर्ग था, वो मंदिरों में रहता था या फिर बड़े बड़े उनके समय पर महल होते थे, ऐसा नहीं था। सिर्फ किले बटे हुए थे, यानी कि वो भी कुछ एक क्षेत्रों में, जहाँ पर कुछ सिटाडेल था और जहाँ पर कुछ लोअर टाउन था। तो ऐसे में सभी हड़प्पा सभ्यता में नहीं, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में। तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि ये जो सिटाडेल था, ये कुछ लोग यहाँ पर अमीर होते होंगे, उनके पास धन पैसा ज्यादा होता होगा, तो वहां उन्होंने अपने घर ऊंचे बनाने शुरू कर दिए। वहां पर कुछ व्यापारी वगैरह रहते होंगे, सॉरी पुजारी वगैरह। इसके अलावा धोलावीरा में जो है किलेबंदी भी देखी गई है कुछ शहरों में। बड़े बड़े किले बनाकर कुछ में किलेबंदी की गई, जैसे कि धोलावीरा में। सभी क्षेत्रों में अगर हम बात करें राजा के बारे में, तो ये हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि हड़प्पा में जो है राजा किस तरह से होते थे। राजा पर उस समय पर नहीं थे। इसके अलावा व्यापारी वर्ग के हाथों में, यानी कि जो व्यापार करते थे लोग, उनके हाथों में ही सब कुछ होता था, यानी कि उनके पास पैसा ज्यादा था। आज के समय पर हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो एक जगह दूसरी जगह आते जाते, वो अपने नीचे फिर लोग मजदूर रखते काम करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से व्यापारिक वर्ग के हाथों में ही सब कुछ होता था, यानी कि राजनीतिक जीवन उनके लिए था। लेकिन वो किसी पर भी अपना काम थोपते नहीं थे, यानी कि कोई भी उस समय पर रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होते थे। यानी कि लोग बस, लोगों का क्या था कि अपना जिंदा रहना है, हमें काम करना है, उस तरह से कुछ होता था। यानी कि उनमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी कि हमने भाई अमीर बनना है या करना है ऐसा। हालांकि जो व्यापार करने वाले लोग थे, वो खुद ही मतलब व्यापार करने के बाद धीरे धीरे अमीर होते गए। इसके अलावा मिस्र और मेसोपोटामिया के अलावा हम देखते हैं हड़प्पा में हमें कोई मंदिर नहीं मिलते हैं, कोई मंदिरों का हमें एविडेंस नहीं मिला। महान स्नानागार के अलावा किसी भी हमें धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं मिली है। हमें सिर्फ एक बड़ा स्नानागार मिला है, जो हमने बात की अभी कि हो सकता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो किसी धार्मिक रिचुअल के लिए किया हो। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पर मंदिर भी होते थे, क्योंकि मंदिरों के हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहना गलत हो सकता है कि जो पुजारी थे उन्होंने हड़प्पा में शासन किया, क्योंकि जैसे कि मेसोपोटामिया का जो निचला शहर था, वहां पर पुजारी लोगों का शासन चलता था। तो भारत में ऐसे पुजारी लोग उस समय पर शासित नहीं थे। हड़प्पा के शासक किसी पर विजय पाने के मुकाबले के लिए ज्यादा चिंतित होते थे, यानी कि किसी पर जीत पाना चाहते थे। इसके अलावा हड़प्पा जो है ये व्यापारी वर्ग के द्वारा संचालित होता था। और हालांकि हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं इस्तेमाल होते थे। जितने भी हथियार थे वो सिर्फ जानवरों का शिकार करने के लिए किए जाते थे। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है कि ना तो उन दिन पर उन मतलब उस समय पर या फिर उस सिविलाइजेशन में योद्धा लोग होते थे, यानी कि हथियारों की लोड जब कब पड़ती है, जब युद्ध होता है, तो योद्धा लोगों की भी उस समय पर कमी रही होगी, योद्धा वर्ग की। तो इसी वजह से राजनीतिक जीवन बिल्कुल नॉर्मल था। मेन जो सत्ता थी वो व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। इसके बाद अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन उनका कैसा था, सोसाइटी किस तरह से थी। खुदाई से हमें शहरी लोगों के बारे में पता चला। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ दो ही इलाके हैं जिनको शहरों के रूप में मान्यता दी कि बाकी सभी को जो है ग्रामीण संस्कृति माना जाता है। नगर संस्कृति जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद में कालीबंगा धोलावीरा को भी शामिल किया गया। इसके अलावा गढ़ या फिर पहला इलाका वह होता था जहां पर शासक वर्ग रहते थे, यानी कि व्यापारी लोग रहते थे, और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का जो आवास था, बीच का जो लोग थे, वो नौकरशाह और मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। इससे ये नहीं हम कह सकते कि बस्तियों में जो है ये सामाजिक आर्थिक तौर पर भेदभाव होता था। हम यानी कि हमें जितने एविडेंस मिले उससे कहीं भी ये पता नहीं चला कि उस समय पर जो लोग थे वो आर्थिक तौर पर बटे हुए थे या फिर सामाजिक तौर पर। मतलब जात का हमें कोई भी अलग अलग धर्म के बारे में, जात के बारे में नहीं पता चला, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज व्यवसाय और संपत्ति के आधार पर ही सत्रित था, यानी कि संपत्ति के आधार पर उनको रखा गया था। इसके अलावा खुदाई में हथियारों की संख्या जो है वो ना के बराबर है। ये साम्राज्यवादी नहीं थी सभ्यता, बल्कि ये व्यापार केंद्रित थी। यानी कि उस समय पर लोगों का ज्यादा ध्यान था व्यापार करने पर। ये कहीं भी सभ्यता में ऐसा नहीं था कि लोगों ने अपना साम्राज्य बनाना है, उन्होंने व्यापार करना था। इसके अलावा हम देखें कि विभिन्न जितनी भी हमें आवासीय संरचना, यानी कि जहां पर लोगों के रहने के हमें एविडेंस मिले, उसमें सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं, जिसमें
जो है 1 से 12 तक कमरों की संख्या होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरे वाले घर थे वे कारीगरों और मजदूरों के लिए थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी बहुत हमें घरों की जो संरचना उसके आधार पर हमें भेदभाव मिला है। कुछ लोगों के पास ज्यादा कमरे थे, कुछ के पास 1-2 होते थे। जो ज्यादा कमरे वाले थे वो बड़े लोग होते होंगे, व्यापारी वर्ग होता होगा, और जिनके पास कम कमरे थे वो कम लोग होते होंगे। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पर जो मूर्तियां वगैरह मिली उसकी हमें एविडेंस के बारे में चर्चा करेंगे जो मिले हैं और उसकी किस तरह से मान्यता रही होगी। सबसे पहले हमें मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस की। तो उर्वरता की देवी के रूप में, यानी कि उसको एक तरह से धरती माँ जैसे बोलते हैं, या फिर उर्वरता की देवी, यानी कि फर्टेलिटी की, यानी कि धरती माँ पृथ्वी देवी के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया। और ऐसा कहा गया कि समाज में उस समय पर जो महिलाएं थी उनको स्थान ऊंचा ही था, लेकिन ये हर एक वर्ग में जरूरी नहीं था। हो सकता है निचले वर्ग में लोग जो है महिलाओं को इतनी मान्यता ना देते हों। हालांकि जो अमीर वर्ग था उसमें महिलाओं को जो है थोड़ा ऊंचा स्थान दिया गया था। इसके बाद एक मिलती है हमें प्रोटो शिवा की एक पशुपति महादेव की एक मोहर मिलती है, पशुपति। यहाँ पर जो है 3 सींग वाले योगी देवता, जैसे कि ये पिक्चर में बना है, यहाँ पर 3 सींग है, 1, 2 और 3। 3 सींग वाले एक देवता है जो मोहनजोदड़ो की सील इसको कहा गया है। और चारों तरफ इसके पशु बने हुए, हाथी बना है, यहाँ पर बाघ बना है, गैंडा बना हुआ है, भैंस बनी हुई है। इसी तरह यानी कि चारों तरफ पशु, इसको पशुपति महादेव कहा गया, यानी कि इसको पशुपति का नाम दिया गया। इसके बाद आती है प्रकृति पूजा, यानी कि लोगों के हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जो है सिंधु घाटी में पुरुष देवता भी थे, महिलाएं देवता भी थी, महिलाएं देवता नहीं खैर मात्र देवी थी। इसके अलावा जो है इसका जो पैर है, इसके पैर के नीचे हिरण है, यानी कि 2 हिरण है। और ये जो पशुपति महादेव है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी पहचान अभी तक डाउटफुल है, कि इसकी पहचान नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर बैल को चित्रित नहीं किया गया। और एक सींग वाले जो देवता है बाकी सभ्यता में भी हमें देखने को मिले हैं। ये जो एक सींग वाले देवता, यहाँ पर 3 सींग है, तो इसकी पूरी तरह से पहचान नहीं हो पाई, लेकिन इसको पशुपति महादेव कहा गया। इसके अलावा उस समय पर लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे, वृक्ष जैसे कि पीपल को पूजना। आज के समय पर भी आप देखते होंगे लोग पीपल की पूजा करते हैं। कोई भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में कि जो लोग हैं वो पीपल की आरती उतारते हैं, दिया जलाते हैं, उनके आसपास परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, उनको काटने भी नहीं देते पीपल को। तो इसी तरह यानी कि लोगों की अपनी मान्यताएं रही होंगी। पशु यानी कि एक सींग वाला गैंडा, उसकी पूजा करते थे। और लिंग योनि पूजा, यानी कि जो शिवलिंग है, लिंग योनि, उसकी पूजा होती थी उस समय पर। इसके अलावा जादू टोने से बचाने के लिए कुछ ताबीज का भी इस्तेमाल होता था, यानी कि लोग जो है ऐसा मानते थे, भूत प्रेत में काफी विश्वास करते थे। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी एक तरह से ताबीज बनानी शुरू की ताकि उनका बचाव हो सके ऐसी बुरी आत्माओं से। इसके अलावा हड़प्पा लिपि के बारे में बात करें तो हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह लिखन कला का विकास किया था, लेकिन हड़प्पा लिपि की खोज है ये 1853 में हुई। और संपूर्ण लिपि की खोज की बात करें तो 1923 में हुई। अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, यानी कि इसको नहीं पढ़ा गया कि हड़प्पा लिपि के बारे में, मतलब हड़प्पा में क्या कुछ लोग किस तरह का इस्तेमाल। सिर्फ चित्रित लिपि हमें मिली है कि चित्र बने हुए हैं और उन्होंने चित्र के जरिए कुछ संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि ये प्रोटो द्रविडियन या फिर द्रविडियन के साथ इसको जोड़ा गया। कुछ लोगों ने संस्कृत के साथ, और बाकी कुछ विद्वान जो है उन्होंने सुमेराई भाषा के साथ इस हड़प्पा लिपि को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई भी अध्ययन जो है यहाँ पर कोई भी हमें प्रॉपर यहाँ पर एविडेंस नहीं मिला है, कुछ भी प्रॉपर यहाँ पर उसकी भाषा को पढ़ने का तरीका नहीं मिल पाया। लिपि की अभी तक व्याख्या नहीं हुई, इसलिए ना तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान के बारे में हम देख सकते हैं कि इनका लिटरेचर में कितना योगदान था, और ना ही उनके विचारों के बारे में, ना ही उनके विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं कि उन लोगों का विश्वास कैसा था। हमें सिर्फ एविडेंस के आधार पर कुछ अध्ययन किया है जिसके बारे में हमने अभी जो कोशिश की है, मतलब उनको समझने की। उस समय पर अपठित लिपि है, यानी कि अनडिसिफाइड स्क्रिप्ट है, यानी कि इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। पिक्टोग्राफी थी जिसमें 250 से 400 चिन्ह सिंबल्स थे, और इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है हड़प्पा लिपि को। इसके अलावा बोस्ट्रोफेडन शैली थी,
पहली लाइन जो है वो दाएं से बाएं लिखी गई और दूसरी जो फिर है वो बाएं से दाएं, यानी कि ऐसे लिखी गई थी। जैसे ये पहली लाइन इधर गई, फिर दूसरी यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका था। जैसे आज के समय पर हम जो है बाएं से दाएं लिपि लिखते हैं, इसी तरह पहली जो थी ये दाएं से बाएं इस तरह से, फिर दूसरी इस तरह से, इसी तरह बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से ये लिपि मिलती है। इसके अलावा मोहरें मिली हैं, सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। सेल खड़ी एक स्टेटाइन नाम की एक धातु थी, पत्थर है, तो उससे बनी हुई मोहर मिली है। व्यापारिक सामान के बारे में पता चलता है कि ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जो भी व्यापार करने के लिए लिफाफा या फिर जो भी पैकेट वगैरह भेजा जाता था सामान एक जगह से दूसरी जगह, उसको सील करके ऊपर मिट्टी लगा देते थे और फिर उसके ऊपर मोहर छाप देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तो वो मोहर टूटी होती तो इससे पता चलता कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर वो मोहर सही सलामत रहती तो इससे ये पता चलता कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बाद सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो एकदम से विकसित हुई और एकदम से किस तरह से इसका पतन हो गया, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उस समय पर अलग अलग मूर्तियां भी बनाई गई थी। जो सभ्यता के पतन से पहले हम बात करें थोड़ी मूर्तियों के बारे में, तो कांसे की मूर्ति बनाई गई है और सबसे अच्छा जो एक मूर्ति थी, एक नगन मूर्ति मिली है महिला की, और उसमें जो है शैल खड़ी पत्थर से बनी हुई है ये मूर्ति भी। और दाहिनी बाह के नीचे बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहना हुआ है। इसके अलावा पूरा जो उनका बॉडी है पूरी तरह से नग्न है और सिर के पीछे जो है बालों का एक जूड़ा किया हुआ है, यानी कि कुछ ऐसी यहाँ पर हमें मूर्तियां भी मिली। उनकी जो कलाकारी थी वो काफी ज्यादा अच्छी बनाई गई थी। इसके अलावा तो ये सभ्यता अचानक नष्ट नहीं हुई ऐसा कहा जाता है, बल्कि नगरीय से ग्रामीण संस्कृति में बदलती गई, यानी कि बड़े बड़े शहरों से ये गांव में बदल गया। बेसिकली आपने देखा होगा गांव जो है वो शहर में बदलते देखे हैं, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा में हमें शहर जो है वो गांव में बदलता दिखा। ऐसा क्यों? इसके अलग अलग कारण माने जाते हैं अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, उस समय पर सूखा आ गया होगा या फिर बाढ़ आ गई होगी, नदियों का सूखना, कृषि नष्ट हो चुकी थी। हम जब हड़प्पा की बात करते हैं उस समय पर कृषि, उस समय पर सिंचाई के लिए कुएं ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, तो लोग क्या करते थे हमेशा से ही वो बारिश पर डिपेंड थे या फिर नदी के पानी पर। और नदी में पानी कब आता था? जब बारिश होती थी। अब जब बारिश होनी बंद हो गई, जलवायु में परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा, नदियों में पानी सूख गया, तो लोगों ने जो है अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी। कृषि नष्ट हो चुकी थी, जहां पर उनके खाने के लिए कुछ ना, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते, फिर उन्होंने धीरे धीरे वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि नदियों में बाढ़ आ गई थी। मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर बाढ़ आने की वजह से जो एरिया वो नष्ट हो गया, यानी कि वहां पर पूरा नगर जो है एक तरह से नष्ट हो चुका था और फिर लोग जो है वहां से दूसरी जगह जा चुके थे। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस था, बहुत ज्यादा कटाई की गई थी और संसाधनों का दोहन किया गया। कटाई क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने कृषि करनी थी, यानी उस समय पर पूरा जो थे जंगल बसे हुए थे, उन्होंने धीरे धीरे जंगल को काट के कटाई करने शुरू कर दी, वहां पर अपनी कृषि की और धीरे धीरे संसाधनों का दोहन हुआ और फिर पारिस्थितिक असंतुलन हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे कि वो इतने ज्यादा जो जितने भी यहाँ पर जितने भी संसाधन है उनको नष्ट कर पाए। तो ये भी कुछ वैलिड सा नहीं लगता है पॉइंट। यहाँ बाढ़ वाला भी कुछ वैलिड नहीं लगता है कि लगता है बाढ़ वाला कुछ वैलिड लगता है कि हाँ हो सकता है कि बाढ़ जैसे कुछ सिचुएशन बनी हो। सूखे वाला भी कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक हमें थोड़ा सही लगता है, लेकिन ये इम्बैलेंस वाला पूरी तरह से सही नहीं मानते। क्योंकि इतनी बड़ी मतलब कि इतने ज्यादा जनता, इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी उस समय पर कि बहुत ज्यादा संसाधन एक बार में ही खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हो गया था, यानी कि कुछ बाहर से लोग आए हैं। व्हीलर जो है उनका मानना है कि आधुनिक इतिहासकार जैसे हैं, उन्होंने कहा है कि आर्य लोग जब भारत की तरफ आए, यहाँ पर उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में जाना, तो यहाँ के लोगों के साथ उनकी कुछ लड़ाइयां होनी शुरू हुई, या फिर जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने खुद को सुपीरियर बताया और यहाँ के लोगों पर अपनी जो भी धारणाएं थी, मान्यताएं, उनको थोपने की कोशिश की और लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, हड़प्पा के लोग, और फिर उनसे लड़ाइयां हुई तो उसी बीच आर्यन ने यहाँ के लोगों को मार डाला, ऐसा माना जाता है।
इसके अलावा अगर हम इसकी तुलना करें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया मिस्र के साथ, तो इसका जो भौगोलिक विस्तार था, सिंधु सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। मिस्र और पटामिया जो थे वो छोटी एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। इसके अलावा छोटे क्षेत्रों तक सीमित थी। नगर नियोजन सिंधु में हमने देखा उन्नत ग्रिड प्रणाली, एक बहुत ही अच्छा ग्रिड सिस्टम बना हुआ था जिसके जरिए लोगों ने अपने गांव बसाए थे, शहर बसाए थे। योजनाबद्ध शहर थे, जो आज के समय पर हम चंडीगढ़ का उदाहरण ले सकते हैं। चंडीगढ़ शहर जो है वो काफी ज्यादा योजना के साथ बना हुआ है, कहाँ पर जो नाली बिछाई जाएगी, यानी कि पहले लोग जो है वो सड़कों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर नालियां बिछाई जाती है, उसके बाद घर बनाए जाते हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया में क्या था, बेतरतीब शहर थे, ग्रिड का कोई भी वहां पर प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर जितनी भी ये सभ्यता थी, हड़प्पा के समकालीन जो मिस्र की मेसोपोटामिया थी, उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी उसमें कोई भी ग्रिड प्रणाली नहीं बनी थी। इसी तरह धीरे धीरे यानी कि इसमें जो हमारी सभ्यता वो काफी ज्यादा विकसित होती गई, भारत की हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आता है मिस्र की, यहाँ पर योजनाबद्ध नगर नियोजन का पूरी तरह से अभाव था। कुछ तो एक तरह से योजना बनाई गई थी, कुछ प्लानिंग की गई थी गांव शहर बसाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से प्लानिंग नहीं थी जिस तरह से हमें अपने सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इसके बाद सामग्री जो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल था जो कि नमी झेल सकती थी। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, धूप में सुखाई जाती थी। और मिस्र में क्या था, बड़े पत्थर और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल था। मिस्र में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इजिप्ट में जो बड़े बड़े यहाँ पर बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या उसको टीले की तरह एक बने होते हैं, जहाँ पर ममीज वगैरह रखी जाती थी। हाँ, इजिप्ट में हमें ऐसे आज भी देखने को मिलते हैं, तो ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि उस समय पर लोगों का कद कितना बड़ा होता होगा, यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद उन्होंने ऊंचे ऊंचे घर बनाए, ऊंचे ऊंचे उन्होंने ये किले बनाने शुरू कर दिए थे। इट मीन्स कि उस समय पर लोग काफी बड़े थे, ऊंचाई वाले लोग थे। नाली की बात करें, स्वच्छता, तो सिंधु घाटी जो है इसमें विश्व स्तरीय जल निकासी प्रणाली थी। हर घर में नाली होती थी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड क्लास इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। इसके अलावा मिस्र मेसोपोटामिया में स्वच्छता प्रणाली का पूरी तरह से अभाव था, यानी कि जो लोग आज खुद को बोलते हैं कि हम भाई काफी ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, काफी ज्यादा हमारा सैनिटेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन उस समय पर हम अगर भारत के इतिहास को देखें तो भारत के इतिहास में भी ऐसी सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन रही है जो काफी ज्यादा विकसित थी, यानी कि उनमें ज्यादा सफाई होती थी। धार्मिक संरचना, सिंधु में कोई भी विशाल मंदिर नहीं पाया गया है। व्यापारी वर्ग नहीं था उस समय पर, व्यापारियों का शासन था, लेकिन शुद्ध हथियार, युद्ध के लिए हथियार नहीं थे। मेसोपोटामिया में केंद्र में विशाल जिगुरात थे और पुरोहितों का शासन होता था। युद्ध के भी प्रमाण मिले हैं मेसोपोटामिया में। मिस्र में फराओ राजा भगवान जो है वो माने जाते थे, विशाल पिरामिड थे, पूरी तरह से राजशाही था, यानी कि राजा के शासन चलता था। लिपि, सिंधु घाटी में भाव चित्रात्मक लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। बाकियों में कीलाक्षर लिपि थी और चित्रलिपि दोनों पढ़ी जा चुकी है मिस्र और मेसोपोटामिया में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं रीड कर पाए हैं। इसके अलावा अब अगर हम माने कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहतर क्यों थी, तो प्रोफेसर शर्मा क्या कहते हैं, तो उनका मानना है उनके अकॉर्डिंग कि भव्यता के स्थान पर उपयोगिता की गई थी। पिरामिडों में संसाधन बर्बाद करने की बजाय अन्नागार और कुएं बनाए गए थे, यानी कि उन्होंने जो बड़े बड़े पिरामिड हमने देखे इस तरह के वो बनाए गए थे, तो उसके बजाय भारत में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार, स्टोर्स बनाए, कुएं बनाए, यानी कि काम की चीज बनाई गई थी। इसके अलावा नागरिक स्वच्छता थी। कांस्य युग में किसी अन्य सभ्यता से आम जनता के स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था बाकी सभ्यता में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आम जनता ने अपनी खुद की स्वच्छता का काफी ध्यान रखा था। यहाँ पर हमें अलग स्नानागार भी मिले हैं, कूड़ेदान वगैरह नहीं बनाए जाते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। इसके अलावा शांति और व्यापार, करूर राजशाही थी और युद्ध के बजाय यह सभ्यता आर्थिक समृद्धि, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर टिकी हुई थी, यानी कि उस समय पर लोगों में काफी ज्यादा शांति बनी हुई थी, सह अस्तित्व था, लोग काफी पीसफुली प्रोस्पेरिटी के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो काफी ज्यादा विकसित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि इसके अभी खत्म होने के हमें कुछ एक कारण मिलते हैं, उनमें कोई भी एक दो कारण है जो वैलिड है, बाकी तो सब जो है इतनी अच्छी तरह से प्रूफ नहीं हो पाए हैं।
बाकी जब इसकी लिपि पढ़ी जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बाद हमें और भी बहुत कुछ नई नई चीजें पता चल सकती, हो सकता है पूरा इतिहास ही हमारा बदल जाए सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को लेकर, क्योंकि अभी तक हमें उनके कोई भी लिटरेचर एविडेंस नहीं मिल पाए हैं जहां पर क्या लोग जो है लिखकर कोई भी बात अपनी कह सकते हैं। आज के समय पर हम अगर देखें तो हम काफी लोग आप अपनी पर्सनल डायरी लिखते होंगे, जिसमें आप अपने बारे में या अपने आसपास के बारे में लोग लिखते होंगे, आर्टिकल्स छपते हैं। उस समय पर भी लोगों के द्वारा चित्र लिपि का जो इस्तेमाल किया गया था, भाव चित्रात्मक लिपि, लेकिन उसका हमें पता नहीं चल पाया कि उसका मतलब क्या होता था। जब पता चला तो आगे फिर इसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, और ज्यादा इसके हमें जो है इसके तथ्य बदल सकते हैं, लॉजिक बदल सकते हैं इसके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आगे हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।